हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। लिमिटेशन एक्ट 1963 की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 16 ऑनवर्ड्स। जो सेक्शन 16 आपका है वो बात करता है कि डेथ के पहले किसी का अगर राइट एक्रू हो गया तो वो तो वहाँ पे क्या करेगा, शूट फाइल कर ही सकता है। लेकिन बात हो रही है कि अगर राइट टू शो जो है वो एक्रू होने से पहले ही किसी की डेथ हो गई है तो उसके अंदर क्या इफेक्ट होगा। मतलब अगर डिफेंडेंट मर गया तो, और अगर प्लेंटिफ मर गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि मरने के बाद उनका जो राइट टू शो है या फिर जिसके खिलाफ राइट आपका अराइज होना है वो उसके मरने के बाद अराइज हो रहा है, तो उस केस में क्या इफेक्ट होंगे वो सेक्शन 16 बताता है। जो 17 सेक्शन है वो आपके फ्रॉड और मिस्टेक के रिगार्डिंग बता रहा है। फ्रॉड जो आपका सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला है, जो सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी डिस्कस कर रखी है। तो 16 देख लेते पहले क्या बोलता है। द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर, मतलब आपका बोलता है कि जो डेथ है उसका इफेक्ट होगा ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ द राइट टू शू। राइट टू शू के एक्रू मतलब आपके उपार्जन या फिर एक तरीके का आपका अराइज होने से पहले अगर डेथ हो जाती है तो, और राइट टू शू आपका अराइज होते ही उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके क्या इफेक्ट होंगे। तो बेरेक लैंग्वेज हमारी यहाँ पे क्या बोल रही है, द वेयर ए पर्सन हु वुड, एक पर्सन जहाँ पे बोलता है कि हु वुड हैव ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए शूट, उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, बीच वाली लाइन को आपने एक बार छोड़ देना है। जो आपकी बीच में लाइन दे रखी है उसको एक बार छोड़ देना, इफ़ ही वर लिविंग इसको छोड़ के बाकी सारा पढ़ना है। तो बोलता है कि वेयर ए पर्सन हु वुड हैव ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन, एक पर्सन जिसका राइट होता शूट इंस्टीट्यूट करने का और एप्लीकेशन लगाने का, और वो डाइज बिफोर द राइट एक्रूज, वो पर्सन आपका उस राइट के एक्रू होने के पहले ही मर चुका है। अब इसके बीच में जो लाइन आपकी पढ़नी है, इफ़ ही वर लिविंग, अगर वो पर्सन जिंदा होता। अब अगर इसको कंक्लूसिवली पढ़ने की ट्राई करें तो क्या बोलते हैं कि अगर एक पर्सन अगर जिंदा होता तो उसका राइट होता शूट लगाने का या फिर एप्लीकेशन यहाँ पे लगाने का, लेकिन वो मर चुका है उस राइट के एक्रू होने से पहले, एक चीज़ ये। या फिर दूसरा बोलता है वेयर ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन अक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन, उस पर्सन की डेथ होने पे ही उसका राइट आपका जो है एक्रू हो रहा है उस केस के अंदर। तो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो आपका है उसको समझा जाएगा फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर आपके डिसीज के कैपेबल हो जाएंगे उस शूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर एप्लीकेशन लगाने के लिए, तो उसी दिन से आपका जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेशन का स्टार्ट हुआ माना जाएगा। अब अगर कंक्लूड करना चाहे फर्स्ट क्लोज को कंप्लीटली तो क्या बोल रहा है कि जहाँ पे कोई भी पर्सन आपका ऐसा पर्सन है जो कि प्लेंटिफ है और उसकी डेथ हो चुकी है, अगर वो जिंदा होता तो उस केस में क्या होता, उसके पास राइट होता शूट फाइल करने का और एप्लीकेशन लगाने का। अगर वो मर चुका है, एक चीज़। दूसरा यूँ बोलता है कि अगर वो राइट इंस्टीट्यूट होते ही, मतलब आपका एक तरीके से राइट एक्रू हुआ होते ही उसकी डेथ हो गई है, तो उस केस के अंदर उसका क्या रहेगा कि जब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो जिस दिन उसके LR हैं वो अगर कैपेबल होंगे हैं जिस दिन, तो कैपेबल जिस दिन होंगे उसी दिन से उनका जो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टार्ट हुआ माना जाएगा। कैपेबल वर्ड के अंदर यहाँ पे अगर समझने की ट्राई करें तो क्या बोलते हैं, वेयर ए पर्सन इज नॉट अंडर द डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी किसी की नहीं है तो उस पर्सन को बोला जाएगा कि वो पर्सन आपका क्या है, कैपेबल है। और अगर उसको देखें तो क्या, ए पर्सन कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग ए सच शूट हेयर मीन्स ए पर्सन नॉट अंडर सच डिसेबिलिटीज एज मेंशन अंडर सेक्शन 6, जो सेक्शन 6 के अंदर आपकी बता रखी है वो कैपेबिलिटी की बात करता है कि वहाँ पे सेक्शन 6 के अंदर कुछ डिसेबिलिटीज़ दे रखी हैं। जैसे अगर सिंगल पर्सन है वो डिसेबल है तो जब तक उसकी डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती तब तक टाइम पीरियड आपका स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा क्लॉज उसमें बोलता है कि जब उसको 2 डिसेबिलिटी हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो सारी जब तक खत्म नहीं होती तब तक। उसके बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रिगार्डिंग बता रहे कि अगर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कुछ हैं और उनकी भी अगर डिसेबिलिटी है तो जब तक वो डिसेबिलिटी आपकी खत्म नहीं होती उनका टाइम पीरियड है जो स्टार्ट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात करता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट दे दिया कि शूट फाइल करने का और कोई भी एप्लीकेशन लगाने का, लेकिन कंडीशन वहाँ पे ये रहेगी कि वो कैपेबल पर्सन होना चाहिए उसको इंस्टीट्यूट करने के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये वर्ड आपका कैपेबल था, इसका मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये फर्स्ट क्लॉज है। दूसरा आपका क्लॉज है जो वो बात करता है कि वेयर ए पर्सन अगेंस्ट हुम। अब इसके अंदर आपका पीछे वाले में क्या था, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि वहाँ पे कैपेबल हो, खुद पर्सन आपका बात करता हो, मतलब हु वुड इफ़ ही हैव लिविंग, ये तो बात करता है प्लेंटिफ के रिगार्डिंग, और दूसरी क्लोज आपकी जो है वो डिफेंडेंट के रिगार्डिंग बात करती है क्योंकि यहाँ पे लिखा है अगेंस्ट हुम। तो बोलता है जहाँ पे एक पर्सन
इफ़ ही वर लिविंग, अगर वो जिंदा होता तो ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन वुड हैव एक्रूड डाइज बिफोर द राइट एक्रूज। इसके अंदर भी आपकी सेम चीज़ बता रहा है कि जब वो अगर पर्सन मर गया उसके बाद उसका राइट एराइज हो रहा है, तो मतलब सीधी सी बात है कि किसी पर्सन के अगेंस्ट राइट टू स्यू आपका एराइज होता जब वो अगर डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तब। एक तो ये चीज़ है, आज अगर डिफेंडेंट या जो पर्सन है वो मर गया है तो आज ही उसके खिलाफ आपका जो राइट है शूट फाइल करने का वो आपका एक्रू होगा। यहाँ जब उसके डिसीज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं के रिगार्डिंग बात करेगा तो क्या बोलता है, ए राइट टू शूट, राइट टू इंस्टीट्यूट ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन वुड हैव एक्रूड डाइज बिफोर द राइट एक्रूज, और वेयर राइट टू इंस्टीट्यूट ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन अगेंस्ट एनी पर्सन accused on the death of such person, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased, मतलब defendant के against whom the plaintiff may institute such an suit or make such an application। सेम बात ऊपर वाली बता रहे हैं चीज़ कि जब भी मतलब अगर प्लेंटिफ है वो अगर मरा एक चीज़ या फिर डिफेंडेंट मर गया, दोनों की डेथ के पहले या फिर डेथ के होते ही राइट अगर इंस्टीट्यूट करने शूट इंस्टीट्यूट करने का या एप्लीकेशन लगाने का एक्रू हो जाता है तो उस केस के अंदर क्या चीज़ होगी, सिंपल सी बात है कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और एलआर जब कैपेबल होंगे शूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर एप्लीकेशन आपकी लगाने के लिए या फिर एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए और शूट का जवाब देने के लिए, तो उस केस के अंदर आपके प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के रिगार्डिंग आपके माने जाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये इसका इफेक्ट होगा। जब से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो उसका, जब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में आएंगे कैपेबल हो जाएंगे उसी दिन से उनका टाइम जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ माना जाएगा। थर्ड क्लॉज एक एक्सेप्शन की तरह बोलता है, नथिंग इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, ऊपर वाले दोनों क्लॉजेस के अंदर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसी सेक्शन के फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज का अप्लाई नहीं होगा किसी भी शूट के ऊपर टू एनफोर्स द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन के जो भी आपका प्रीएम्पटरी राइट होता है, प्रीएम्पशन के राइट को एनफोर्स करने के लिए फर्स्ट और सेकंड क्लॉज के अंदर जो बातें बोल रखी है वो अप्लाई नहीं होगी। और टू द शूट फॉर द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और द हेरिडेटरी ऑफिस। हेरिडेटरी आपका ऑफिस वो होता है जहाँ पे कोई मतलब आपके दादा वगैरह हैं पहले वहाँ पे काम करते थे, या फिर एज ए जैसे मंदिर में आपके पुजारी वगैरह होते कुछ तो वो है, फिर उसके बाद आपके पिताजी आगे अब आपका नंबर आ रहा है, तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसी सेम की चीज़ के अंदर आपका काम कर रहे हो, तो वो आपकी बात हो रही है, मतलब फैमिली एंटीसीडेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये आपका अप्लाई है जो नहीं होगा। ये यहाँ पे बताया गया थर्ड क्लोज के अंदर। 3 एक्सेप्शन, मतलब सिंपल सी बात है कि फर्स्ट और सेकंड के अंदर आपके प्रीएम्पशन के राइट का एनफोर्स करने के लिए, दूसरा बोलता है हेरिडिटरी के केस के अंदर, और एक बोलता है पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो 3 एक्सेप्शन यहाँ पे इसके अंदर आपकी बता दी गई। तीनों केसेस के अंदर आपका अप्लाई नहीं होगा फर्स्ट एंड सेकंड क्लोज है जो वो। अब जनरली अगर बात करें तो सेक्शन 16 जो है वो आपका अडॉप्ट करता है जनरल प्रिंसिपल दैट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैन नॉट रन अनलेस देयर बी ए पर्सन हु कैन शू और हु कैन बी शूड। मतलब सिंपल सी बात करता है कि प्रिंसिपल सिंपल बताता है इसके अंदर जनरली कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि वहाँ पे कोई ऐसा लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सन है वो नहीं होता जिसके खिलाफ या फिर जिसके द्वारा आपका शूट फाइल किया जाना चाहिए। सिंपली 16 के अंदर आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं करने की बात जो कर रखी है। तो ये आपका सेक्शन 16 था। अब आ जाइए सेक्शन 17 के ऊपर। अब बात हो रही है 17 के अंदर की इफेक्ट ऑफ फ्रॉड के रिगार्डिंग यहाँ पे बता रखा है कि फ्रॉड अगर किसी के साथ हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, और पार्टी से अगर मिस्टेक हो गई है तो उसके ऊपर आप क्या है जो उसका इफेक्ट रहेगा। तो मिस्टेक के रिगार्डिंग आपके सेक्शन नंबर 19, 20 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बात करी गई है, और जो आपका फ्रॉड है वो 17 के रिगार्डिंग आपका बात कर रहा है, सेक्शन 17 के अंदर बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही। तो ये आपका यहाँ पे भी 17 नंबर सेक्शन है और वहाँ पे भी 17 नंबर सेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 17। बोलता है वेयर इन केस ऑफ एनी शूट और एप्लीकेशन फॉर विच ए पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रेस्क्राइब्ड बाय दिस कोड दिस एक्ट सॉरी। तो बोलता है कि जहाँ पर किसी भी केस के अंदर किसी भी शूट को फाइल करने के लिए या फिर एप्लीकेशन लगाने के लिए जहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब करा गया है इस एक्ट के द्वारा, तो उस केस के अंदर आपकी बात हो रही है। तो बोलता है द शूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड और डिफेंडेंट फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट। मतलब बात हो रही है कि जो शूट और एप्लीकेशन है वो आपकी बेस है जहाँ पे डिफेंडेंट पर्सन ने फ्रॉड कर रखा हो, इस वजह से शूट फाइल हुआ या फिर इस वजह से वहाँ पे एप्लीकेशन है जो लगी हुई है।
और द रिस्पोंडेंट और हिज एजेंट। रिस्पोंडेंट भी आपका वही रहता है कि अपील में चले गए तो उस टाइम क्या आपने जो पार्टी दूसरी है उसने रिस्पॉन्ड कर दिया, उसके ऊपर उसका रिप्लाई कर रहा है, तो उसके इसके अंदर उसकी हो सकती है या फिर उसका जो एजेंट है उन्होंने कोई भी फ्रॉड कर रखा है, इस वजह से वहाँ पे एप्लीकेशन लगी या फिर शूट फाइल हुआ है। उसके बाद सेकंड आपका बोलता है द नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच ए शूट और एप्लीकेशन इज फाउंड इज कंसील्ड बाय द फ्रॉड ऑफ एनी सच पर्सन एज एफोरसेड। ऊपर जैसे बता रखा है डिफेंडेंट पर्सन, रिस्पोंडेंट या फिर एजेंट पर्सन ने जो राइट था या फिर टाइटल था उसके रिगार्डिंग की जो नॉलेज थी वो उन्होंने क्या कर रखी है, कंसील कर रखी है। तो बोलता है कि द नॉलेज ऑफ राइट और टाइटल ऑन विच ए शूट और एप्लीकेशन इज फाउंड, जहाँ पे मतलब राइट या फिर टाइटल था जिसके ऊपर किसी भी तरीके का जो शूट है या फिर एप्लीकेशन लगी है उसके अंदर उस राइट और टाइटल वाली चीज़ों को वहाँ पे कंसील करा गया है फ्रॉड करके कि आपका ये राइट बनता नहीं, इस तरीके की कुछ बात बता के, तो उसके इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन हो रखी है। फिर आपका सी के अंदर बता रखा है द शूट और एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम द कंसिक्वेंसेज ऑफ द मिस्टेक। मिस्टेक यहाँ पे हो रखी है, किसी भी पार्टी की हो सकती है या दोनों पार्टीज के कोई मिस्टेक हो, तो उसके इसके अंदर आपके मिस्टेक के केस में उसके अंदर जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे उससे रिलीफ पाने के लिए एप्लीकेशन या फिर शूट फाइल किया गया। और डी पॉइंट बोलता है वेयर द डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द राइट ऑफ द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज़ बिन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड फ्रॉम हिम। अब आपका बात कर रहा है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि वहाँ पे क्या था, एक सिंपल सी फंडा बता रहा है कि जहाँ पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था जो ज़रूरी था उस पर्सन की राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर एप्लीकेंट पर्सन के राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि कंसील किया गया है फ्रॉडुलेंटली उस पर्सन के द्वारा जो कि यहाँ पे इस केस के अंदर ये आपके बता रखे हैं, डिफेंडेंट हो गया, रिस्पोंडेंट हो गया या फिर उसके एजेंट के द्वारा। तो सबका कनेक्शन इसी के साथ मिलता है कि जब भी ये इस तरीके के काम करे जाएंगे तो वो फ्रॉड या फिर मिस्टेक के अंदर आएंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट क्या होगा नीचे वाले में बता रखा है, क्या बोलता है इफेक्ट के अंदर, The period of limitation shall not begin to run until the plaintiff or applicant has discovered the fraud or the mistake or could with reasonable diligence have discovered it। बोलता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका स्टार्ट जब तक नहीं होगा जब तक कि प्लेंटिफ या फिर एप्लीकेंट पर्सन ने वो फ्रॉड को डिस्कवर ना कर लिया हो एक चीज़, या फिर वो कर सकते थे एक रीजनेबल उसकी कोशिश करके, तो उस केस के अंदर अगर उसने डिस्कवर कर लिया उसके बाद ही आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टार्ट है जो होगा। और इन द केसेस ऑफ कंसील्ड डॉक्यूमेंट अंटिल द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट फर्स्ट हैड द मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग द कंसील्ड डॉक्यूमेंट और कंपेलिंग इट्स प्रोडक्शन। मतलब इसके अंदर अगर बात हो रही है कि अगर बात करें किसी डॉक्यूमेंट को छुपाने की, तो उस केस के अंदर जब भी फर्स्ट टाइम उस एप्लीकेंट या फिर प्लेंटिफ पर्सन के पास ऐसे रास्ते थे जिससे वो प्रोड्यूस करवा सकता था डॉक्यूमेंट को या फिर कंपेल कर सकता था उसकी प्रोडक्शन के लिए, मतलब नोटिस भिजवा सकता था कोर्ट में, तो फर्स्ट टाइम जब भी कोर्ट में गया तो उसी टाइम उसके पास पता लग गया कि हाँ ये डॉक्यूमेंट है जो उस रिस्पोंडेंट पर्सन की पोजीशन में है और उसको मैं कंपेल कर सकता हूँ इस तरीके के डॉक्यूमेंट को यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए। तो फर्स्ट इंस्टांस मतलब उसके पास जब भी चांस मिलेगा, उसको पहला मौका मिलेगा, उसी टाइम से यहाँ पे टाइम पीरियड को स्टार्ट करने के लिए अप्लाई है जो कर देंगे। उसके बाद आपका प्रोवाइजो फिर आपका बोलता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एनेबल एनी शूट टू बी इंस्टीट्यूटेड और एप्लीकेशन टू बी मेड टू रिकवर और एनफोर्स एनी चार्ज अगेंस्ट और सेट असाइड एनी ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग एनी प्रॉपर्टी विच। अब इसके अंदर आपका सिंपल सी चीज़ आपकी बता रखी है कि अब बात करें कि ये सेक्शन किसी भी पर्सन की लिबर्टी और फ्रीडम नहीं दे रहा है कि किसी शूट और एप्लीकेशन फाइल करने की, रिकवर या फिर एनफोर्स करवाने के लिए या फिर सेट असाइड करवाने के लिए जो किसी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करती हो, जो कि किसी ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करती है, बात ये हो रही है। तो ए और बी जो आपके इसके अंदर बता रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, इसके अंदर बोलते हैं कि केस ऑफ फ्रॉड। अब इसके अंदर मतलब कि फ्रॉड के थ्रू क्या है कि विच हैज़ बिन परचेज्ड फॉर द वैलिड वैल्यूएबल आपकी कंसिडरेशन, मतलब आपकी कोई भी वैल्यूएबल कोई भी कंसिडरेशन थी उसके बदले में उन्होंने परचेज कर रखा था। एग्जाम्पल अगर लेके चलें तो मैंने कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी परचेज की है बोनाफाइड परचेजर हूँ मैं, तो मुझे ये नहीं पता कि पीछे किसी ने उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन या फिर इसके रिगार्डिंग आपकी किसी ने फ्रॉड कर रखी है। मतलब अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो बोनाफाइडली परचेजर हूँ मैं, तो अब मेरे को नहीं पता ना कि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किसी ने पहले ही इसके ऊपर कोई फ्रॉड कमिट कर रखा होगा, तो मुझे ये तो रीजनेबल बिलीव है कि फ्रॉड वगैरह कुछ भी कमिट नहीं हुआ है, तो मेरे अगेंस्ट कोई भी शूट और एप्लीकेशन है वो आपका लाई नहीं करेगा उस प्रॉपर्टी को रिकवर और एनफोर्स करवाने के लिए, ना ही उस ट्रांजेक्शन को सेट असाइड करने के लिए किसी भी तरीके का कोई शूट और एप्लीकेशन है जो फाइल नहीं होगा। ये आपकी केस ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब अगर समझे तो क्या बोलता है फर्स्ट वाले में कि इन केस ऑफ फ्रॉड हैज़ बिन परचेज, मतलब बात कर रहा है कि एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ बिन परचेज्ड, उस प्रॉपर्टी को खरीदा गया, ऊपर वाले लाइन के साथ इसको जोड़ के पढ़ना है।
अब इसके अंदर आपकी जो चीज़ दे रखी है वो उसको आप क्या करोगे, हमेशा इसके साथ जोड़ के ही पढ़ोगे। ये यहाँ पे जो दे रखा है वो कि एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन परचेज्ड फॉर द वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय ए पर्सन, मतलब बाय ए पर्सन मतलब आपका बात हो रही है किसी भी परचेजर पर्सन की, कि अगर परचेजर पर्सन ने कोई भी प्रॉपर्टी गुड फेथ में खरीदी है तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो मतलब जहाँ पे उसके ऊपर फ्रॉड हो रखा हो, ये चीज़ कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर पहले से ही फ्रॉड हो रखा है और उस प्रॉपर्टी को बोनाफाइडली किसी पर्सन ने वैलिड कंसीडरेशन के साथ उसको परचेज कर लिया है, तो उस केस के अंदर हु वॉज नॉट ए पार्टी टू द फ्रॉड, जो कि जिस पर्सन ने खरीदा वो आपका पार्टी नहीं था जिसने फ्रॉड करा हो, एंड डिड नॉट एट द टाइम ऑफ परचेज नो, मतलब परचेज करने के टाइम पे उसको पता भी नहीं था और रीज़न टू बिलीव भी नहीं था कि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी फ्रॉड है जो कमिट हो रखा है, तो उस केस के अंदर। और दूसरा बोलता है मिस्टेक के अंदर आपकी कि इन केस ऑफ मिस्टेक हैज़ बिन परचेज, मतलब एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ बिन परचेज फॉर द वैल्यूएबल कंसीडरेशन सब्सिक्वेंटली टू द ट्रांजेक्शन इन विच द मिस्टेक वॉज मेड by a person who did not know or have reason to believe that the mistake has been made। सिंपल सी बात कर रहा है कि इसके अंदर एक जिस ट्रांजैक्शन के अंदर मिस्टेक हुई है उस ट्रांजैक्शन के जस्ट बाद में मैंने मान के चल रहा हूँ कि वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, तो ना तो मेरे को इस बात की नॉलेज थी कि ऐसी मिस्टेक वहाँ पे हो रखी है, ना ही मेरे को ये रीज़न टू बिलीव था कि ऐसी प्रॉपर्टी जो मुझे मतलब मैंने जो खरीदी है ऐसी मुझे कोई मिस्टेक हुई हो। ये भी आपके रिगार्डिंग आपका बात कर रहा है कि उसे उस चीज़ के रिगार्डिंग मुझको नॉलेज थी नहीं, तो उसके इसके अंदर आपका कोई भी शूट फाइल नहीं करा जाएगा। और थर्ड वन आपका बोलता है किसी भी डॉक्यूमेंट को कंसील करने के रिगार्डिंग। अब सिंपल चीज़ के अंदर भी आपकी बात कर रहा है कि कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट हो रखा तो उसके रिगार्डिंग पढ़ लेंगे। अब सिंपल बोलते हैं इन केस ऑफ कंसील डॉक्यूमेंट हैज़ बिन परचेज, डॉक्यूमेंट के बाद आपकी क्या लगी हुई है, कॉमा लगा हुआ है, तो क्या समझेंगे कि ये अलग आपकी चीज़ है और बाकी आपका अलग है। तो मतलब बोलता है कि इन केस ऑफ कंसील डॉक्यूमेंट एक, इन केस ऑफ मिस्टेक और इन केस ऑफ फ्रॉड, ये सारी चीज़ आपकी वहाँ पे पढ़नी है। अब कंसील डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग पढ़े तो द प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन परचेज फॉर द वैल्यूएबल कंसीडरेशन बाय ए पर्सन हु वाज नॉट ए पार्टी टू द कंसीलमेंट एंड डिड नॉट एट द टाइम ऑफ परचेज नो और हैव रीजन टू बिलीव दैट द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन कंसील्ड, उसको नहीं पता किसी तरीके का, ना ही उसको गुड फेथ के अंदर उसने सारी चीज़ें खरीदी है, तो जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट को कंसील करके कोई प्रॉपर्टी दी गई तो इसके अंदर भी आपका कोई भी शूट है जो फाइल नहीं करा जा रहा है, तो इसके रिगार्डिंग आपकी बात हो रही है। तो जनरली जो यहाँ पे शूट फाइल करेगा इन सब की रिगार्डिंग, तो वो शूट फाइल कौन करेगा, परचेजर, कि जिस बंदे ने यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी खरीदी है उसी पर्सन का राइट होगा उस प्रॉपर्टी को ऊपर कोई भी तरीके का सेट असाइड वगैरह कुछ करवाने की, शूट फाइल करने की रिगार्डिंग। और सिंपल सा बोल रहा है कि यहाँ पे अगर किसी पर्सन को लिबर्टी ऑफ फ्रीडम नहीं दे रहा है कि ये सिंपल शूट फाइल कर दे, रिकवर करे या फिर एनफोर्स करवाने के लिए या फिर सेट असाइड करवाने के लिए, लेकिन आपका बात कर रहा है कि जो भी किसी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करती हो, जो कि किसी ट्रांजैक्शन को इसके रिगार्डिंग आपके तीन चीज़ों के अंदर क्लॉज में फॉल करेगा, तो उस केस की है जो बात कर रहे हैं। सेकंड वन आपका है वेयर ए जजमेंट डेटर हैज़ बाय फ्रॉड और फोर्स, कोई भी ऐसा जजमेंट डेटर आपका है जो कि फोर्स और फ्रॉड के थ्रू प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब क्या पर्सन है कि जिसके ऊपर आपका मतलब जजमेंट डेटर पर्सन कौन होगा, जिसके खिलाफ आपकी जजमेंट आई हो, तो उस पर्सन को प्रिवेंट किया गया है उस डिक्री और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने से विद इन द टाइम पीरियड और उसके ऊपर फ्रॉड या फिर फोर्स यूज़ करके। मतलब सिंपल सा है कि बी कोई डिफेंडेंट पर्सन है, उसके खिलाफ कोई भी ऑर्डर आया था या फिर डिक्री आई थी, उसको एग्जीक्यूट करने से रोका गया है ताकि वो प्रॉपर जितना टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसको दे रखा था उसके विद इन वो क्या ना कर सके, अपने उस डिक्री और ऑर्डर को एग्जीक्यूट ना करवा सके। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट क्रेडिटर, जो भी आपका जिसके हक में वो आपकी एप्लीकेशन वगैरह पास हो रखी है या फिर जिसके हक में कोई भी जजमेंट आ रखी है या फिर ऑर्डर आ रखा है, तो वो जब पर्सन आपका एप्लीकेशन लगा देगा तो उसकी रिगार्डिंग बात कर रहा है। मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड एक्सटेंड द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। सिंपल सी यहाँ पे चीज़ बता रहा है कि जहाँ पे भी कोई डिफेंडेंट जजमेंट डेटर है ने प्लेंटिफ या फिर आपके जो जजमेंट क्रेडिटर है उसको डिक्री एग्जीक्यूट करवाने से बाय फ्रॉड और बाय फोर्स आपका रोका गया है। मतलब बात हो रही कि जहाँ पे भी कोई पर्सन ऐसा जजमेंट डेटर था उसके खिलाफ कोई भी जो आपका ऑर्डर या फिर डिक्री आई थी, वो पर्सन आपका क्या कर रहा है, फ्रॉड या फिर फोर्स यूज़ कर रहा है ताकि उसकी एग्जीक्यूशन ना हो पाए उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन के विद इन। तो जो कोर्ट है वो आपकी कर देगा, क्या कर देगा, मे एक्सटेंड द पीरियड
फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट क्रेडिटर मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझे तो मतलब क्या हो रही है कि ए और बी दो पर्सन है, बी पर्सन के अगेंस्ट में जहाँ पे ऑर्डर और डिक्री आई थी उस बी के खिलाफ क्या कर रहा है कि ए पर्सन यहाँ पे जो जजमेंट क्रेडिटर है, जो जिसके हक में फैसला आया था, वो पर्सन क्या करेगा, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाएगा। लेकिन उसको रोका गया था फ्रॉड वगैरह कुछ करके जजमेंट डेटर के द्वारा, जिससे कि वो जो क्रेडिटर था ना, जिसके हक में फैसला आया था, प्लेंटिव पर्सन, वो अपनी उस डिक्री और ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाया था विद इन द फिक्स टाइम पीरियड। तो उसने एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट के अंदर कि जी ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन जितना भी मेरे लिए फिक्स किया गया था एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग, तो उसके विद इन मैं उसको एग्जीक्यूट करवा नहीं पाया था क्योंकि मेरे ऊपर यहाँ पे कोई भी तरीके का फोर्स यूज़ हुआ था या फिर फ्रॉड यूज़ हुआ था। तो कोर्ट क्या करेगी, वहाँ पे उसके पीरियड ऑफ लिमिटेशन को है जो एक्सक्लूड कर देगी। तो ये आपका सेकंड क्लॉज। उसके बाद लास्ट आपका बोलता है प्रोवाइडेड दैट सच एप्लीकेशन इज मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पीटी के अंदर इसमें से भी क्वेश्चन आता है। क्या बोलता है, लेकिन ये वाली जो एप्लीकेशन लगनी है ऊपर वाली, वो क्या करेगा, कोर्ट तभी करेगा जब वो एप्लीकेशन आपकी 1 साल के अंदर लग जाए। कब के बाद, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और सिसेशन ऑफ द फोर्स एज द केस में भी, जब भी उसके ऊपर जो फोर्स यूज़ हुआ था वो ख़त्म हो चुका, ख़त्म होने के बाद 1 साल के अंदर शूट फाइल करोगे या एप्लीकेशन लगाओगे, या फिर आपको जो फ्रॉड आपके ऊपर यूज़ हुआ है, फ्रॉड का पता लगने के बाद 1 साल के विद इन आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा कि 1 साल के अंदर ही आप उसकी जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट के अंदर लगा दोगे, तभी आपका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड है जो करा जाएगा। तो ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पीटी के अंदर। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 17। सेक्शन 18 ऑनवर्ड्स में आपको अलग से एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड है जो करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।